हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानस्टी क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में। और ये सीरीज जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आखिरी कुछ दिन बचे हैं आपके तैयारी के लिए, जो एग्जामिनेशन आप देने वाले हैं दिसंबर 2024 के एग्जामिनेशन यूजीसी नेट का, उसके पेपर 1 की तैयारी हम करते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे होने वाले हैं आज के क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन होने वाले हैं, जैसा कि एनटीए आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो बिल्कुल ही सजग होकर आंसर दीजिएगा। हर क्वेश्चन के बाद आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाके उत्तर देना है उसका, और सजग होके बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकता है, 3 या 4 भी सही हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है ना। आज है 18 दिसंबर। आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और अभी कभी लाइक कर देंगे तो वीडियोस यूट्यूब द्वारा जो है दूसरों लोगों तक, जिन तक इन वीडियोस की जरूरत है, उन तक पहुंच जाएगी और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स बेस्ट प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण विधि विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच को सर्वश्रेष्ठ रूप से बढ़ावा देती है? पहला है सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग या सुक्राती प्रश्नोत्तर। दूसरा ऑप्शन है रोल प्ले, भूमिका निर्वहन। तीसरा ऑप्शन है डिक्टेशन या श्रुति लेख। और चौथा ऑप्शन है केस स्टडी एनालिसिस या मामला अध्ययन विश्लेषण। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। मैं फिर से बता रहा हूं कि इसका मल्टीपल करेक्ट है, ये है ना, मल्टीपल करेक्ट है, तो इसलिए एक भी सही हो सकता है, दो भी, तीन भी और चार भी, मतलब कोई भी सही हो सकता है, चाहे दो हो, चाहे तीन, चाहे चार, चाहे इनमें से मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने वाला एक मेथड जो आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दे। पहला ऑप्शन है सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग। देखिए, सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग स्टूडेंट्स को एंगेज करता है। सुकरात की जो विधि होती है ना, वो क्वेश्चन आंसर मेथड भी इसको हम कहते हैं, जिसमें बच्चा जो है प्रश्न पूछता है, टीचर उत्तर देते हैं, टीचर प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब जो है स्टूडेंट से शिक्षार्थी देते हैं, है ना। तो इसमें हम रीजनिंग को बढ़ावा दे सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दे सकते हैं, उनसे डीप थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यानी काफ़ी जो है उनसे जो है ना उनके विचारों को बिल्कुल हिला देने वाला जो है जो क्वेश्चंस उनसे पूछिए, ताकि वो ज़्यादा गहन विचार करें किसी भी एक टॉपिक पे। तो उसके अजम्पशंस जो भी हैं उनको चैलेंज कर सकें, ऐसे प्रश्न आप कर सकते हैं। तो सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग ऑफ कोर्स ये तो सही होगा ही होगा, तो 1 तो करेक्ट होगा ही होगा, है ना। सुकराती प्रश्नोत्तर। दूसरा ऑप्शन है रोल प्ले। देखिए, रोल प्ले जो है ये एंगेज तो करता है, लेकिन एक्टिंग पे फोकस रहता है इसका, है ना, जिसमें आपको मान लीजिए आपको पेड़ बना दिया गया, तो वहां पर एक्ट कर रहे हैं आप, एम्पैथी के ऊपर फोकस होता है। यानी आपके अंदर जो है ना वो दूसरों के प्रति बहुत अच्छी भावना आएगी, हाँ, सहिष्णुता आएगी। लेकिन यहाँ पर जो क्रिटिकल थिंकिंग वाला जो बात हम कर रहे हैं वो यहाँ पर नहीं ट्रिगर होता है, इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा। डिक्टेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, ये एक पैसिव मेथड है। श्रुति लेख, आप सुन के लिखते हो, तो ये इसमें आप एक्टिव नहीं हो, जो कुछ मैं बोलूंगा उसको आप सुन के लिखोगे, तो बिल्कुल भी आप सक्रिय नहीं हो, तो ये तो होगा ही नहीं। केस स्टडी एनालिसिस, केस स्टडी एनालिसिस में स्टूडेंट्स जो है ना वो एनालाइज करते हैं। क्या एनालाइज करते हैं? रियल वर्ल्ड सिचुएशन को। देखिए, कोई भी केस हो गया, मान लीजिए कि जैसे कोई एक बिस्किट की कंपनी है और बिस्किट की कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ है। अब इस प्रॉफिट के ऊपर आप केस स्टडी कर रहे हैं कि कैसे इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी रखी कि इनका प्रॉफिट हुआ। तो वो केस स्टडी आपने किया, तो एनालाइज किया, रियल वर्ल्ड सिचुएशन को इंटरप्रेट किया, उनके डेटा को, जो भी डेटा है उनके व्याख्यान किया आपने। इसके साथ साथ सॉल्यूशंस दिया, अगर कोई प्रॉब्लम है तो, या फिर अगर कोई सीख है तो उसको सीखने के लिए आपने कंक्लूजन निकाला। तो ये कहीं ना कहीं आपके आलोचनात्मक चिंतन को दर्शाता है, केस स्टडी एनालिसिस के जरिए भी होता है। और इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा 1 और 4। आंसर की चिंता मत करिएगा, वो इस जो वीडियो है इसके एंड में आपको मिल जाएगा, या फिर इस पीडीएफ, जब आपको पीडीएफ मिलेगा रात को 10 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां पर भी एंड में आंसर की मेंशन होता है ना। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न रिसर्च एप्टीट्यूड से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स अबाउट रिसर्च एथिक्स इज इनकरेक्ट? बताइए, शोध नैतिकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कथनों की एक श्रृंखला गलत है? बताइए, गलत पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है प्लेजरिज्म इज एक्सेप्टेबल इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी अन्वेषणात्मक शोध में साहित्यिक चोरी स्वीकार्य है। दूसरा ऑप्शन है इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज मैंडेटरी फॉर ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स, यानी मानव प्रतिभागियों के लिए सूचित सहमति अनिवार्य है। तीसरा ऑप्शन है डेटा मैनिपुलेशन लीड्स टू इनवैलिड रिजल्ट्स, यानी डेटा में हेरफेर से अमान्य परिणाम प्राप्त होते हैं। और चौथा ऑप्शन है नैतिक शोध में गोपनीयता आवश्यक है, एथिकल रिसर्च रिक्वायर्स कॉन्फिडेंशियलिटी। बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा। रिसर्च एथिक्स के लिए
जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो बताना है आपको, यानी गलत कौन सा है। अगर हम शोध नैतिकता के बारे में बात करें तो इन ऑप्शंस में से कौन से गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मेंशन कर दीजिए। अगेन मैं कह रहा हूं, इसमें से मल्टीपल करेक्ट है, तो इसलिए एक भी सही हो सकता है, दो भी, तीन भी और चार भी। तो आप जो है बिल्कुल अपना सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। मैं एक एक ऑप्शन डिस्कस करता हूं आपके साथ। देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, कह रहा है प्लेजरिज्म इज एक्सेप्टेबल इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। देखिए, प्लेजरिज्म या साहित्यिक चोरी किसी भी रिसर्च, किसी भी अनुसंधान में या शोध में एक्सेप्टेबल नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ द रिसर्च टाइप और कॉन्टेक्स्ट। तो इसलिए ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा रिसर्च एथिक्स के लिए, और इसलिए ये तो इसका सही उत्तर होगा ही होगा, है ना, क्योंकि इनकरेक्ट ही पूछा है। देखिए, बहुत ज़्यादा आपको सोचना पड़ेगा क्या पूछा है, कैसे, फिर ये, क्योंकि आप कहोगे कि ये तो ये गलत है, लेकिन आपसे पूछा भी गलत है, इसलिए ये इसका सही उत्तर होगा। इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज मैंडेटरी फॉर ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स। देखिए, इन्फॉर्म्ड कंसेंट बहुत क्रिटिकल होता है, ताकि उनके जो भी आपके रिसर्च में भागीदार हैं, उनके राइट्स को, उनके ऑटोनॉमी को आप जो है प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो ये तो सही हो जाएगा, यहाँ इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए ये इसका सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये सही है रिसर्च एथिक्स के लिए। यहाँ पे रिसर्च एथिक्स के लिए क्या गलत है वो पूछ रहा है। तीसरा ऑप्शन है डेटा मैनिपुलेशन लीड्स टू इनवैलिड रिजल्ट्स। डेटा मैनिपुलेशन से क्या होगा, इनवैलिड रिजल्ट आएगा, बिल्कुल सही है ये भी, और यहाँ पे गलत पूछ रहा है, इसे ये भी नहीं होगा। और एथिकल रिसर्च रिक्वायर्स कॉन्फिडेंशियलिटी। देखिए, नैतिक शोध में गोपनीयता आवश्यक है, बिल्कुल सही है, और इसलिए यहाँ ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि ये गलत पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन खाली सही होगा। Only the option number first is correct for this particular question. Now we move to the next question. Communication का ये प्रश्न है, identify the correct statements about mass communication. जनसंचार के बारे में सही कथनों की पहचान करें। मास कम्युनिकेशन के बारे में बात हो रहा है। मास कम्युनिकेशन आपको मालूम है ना क्या होता है? मास कम्युनिकेशन मतलब एक साथ आप जो है ना लाखों करोड़ों लोगों तक अगर मैसेज पहुंचाना चाहते हो, तो इसको हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन, है ना। तो कह रहा है इट इज ऑलवेज वन वे, ये हमेशा एक तरफा होता है। देखिए, मास, आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं इसके सही, इसलिए आप उसके हिसाब से नीचे लिख दीजिएगा, और ये हर प्रश्न के लिए करना, चाहे मैं भूल भी जाऊं बोलना, लेकिन आपको वो चीजें करना है नीचे जाके कमेंट सेक्शन में। इट इज ऑलवेज वन वे, क्या ये हमेशा एक तरफा होता है मास कम्युनिकेशन? जरूरी नहीं है। जैसे सोशल मीडिया ही ले लीजिए, सोशल मीडिया में अगर मास कम्युनिकेशन सोशल मीडिया के थ्रू किया जा रहा है, तो वहाँ कमेंट सेक्शन खुला होता है। बहुत सारे जो पार्टीज़ हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो मास कम्युनिकेशन करती है सोशल मीडिया के थ्रू, और नीचे कमेंट्स में लोग कमेंट भी करते हैं। तो वो वन वे कहाँ हुआ? वो तो टू वे हो गया। इसलिए ये ऑलवेज़ वाला जो है ना, ये गलत कर दिया इसको, और ये करेक्ट पूछा, इसलिए ये तो होगा ही नहीं। फीडबैक एट डिलेज़ इन मोस्ट केसेज़। देखिए, ये तो सही है। मास कम्युनिकेशन में अधिकांश मामलों में प्रतिक्रिया में देरी होती है, क्योंकि इतने सारे लोग, उनके इतने सारे अगर कमेंट्स आ गए, कुछ आ गया, तो उसकी प्रतिक्रिया में बहुत देरी होगा। ईमेल्स आ गया, सर्वे आ गया, तो डिले तो होता ही है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन में जो चीज़ें हो जाएंगी, और जो पर्सनलाइज कम्युनिकेशन एक एक लोग से आप कर पाएंगे, वो मास कम्युनिकेशन में नहीं हो पाता। इसलिए ये तो होगा करेक्ट, क्योंकि डिले होता है। इट एंश्योर्स पर्सनलाइज इंटरेक्शन, या व्यक्तिगत बातचीत सुनिश्चित करता है। देखिए, मास कम्युनिकेशन व्यक्तिगत बातचीत कभी भी सुनिश्चित नहीं कर सकता, ये भी गलत हो गया, क्योंकि पर्सनलाइज़ इंटरेक्शन यहाँ नहीं होता है। मास कम्युनिकेशन जो है ना, वो उसमें आप एक साथ मासेस तक, मतलब बहुत ही बड़े जो नंबर्स हैं पब्लिक, वहाँ तक पहुँचते हो, और वहाँ पर पर्सनल इंटरेक्शन करना मुश्किल ही नहीं होता है। बहुत ज़्यादा नामुमकिन के तौर पे ये है, क्योंकि इतने सारे लोगों से आप कैसे पर्सनल लेवल पे इंटरेक्ट कर पाएँगे? जितने बड़े-बड़े लीडर्स होते हैं, या बड़े-बड़े मूवी स्टार्स हैं, या बिज़नेस टाइकून्स हैं, वो कहाँ एक-एक लोग से बात कर पाते हैं, जवाब दे पाते हैं? तो ये नहीं होगा। इट इज़ इफेक्टिव फॉर डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन टू अ लार्ज ऑडियंस, या बड़े दर्शकों तक जानकारी प्रसारित करने के लिए प्रभावी है। तो ये बिल्कुल सही है। हाँ, देखिए, बड़े ऑडियंस के तक ये इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करने के लिए बिल्कुल ये प्रभावी होता है, इसलिए 2 एंड 4 आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया होगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, वो पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। निम्नलिखित में से कौन सी मानव जनित गतिविधियां ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती हैं? है ना? पहला ऑप्शन है वॉल्केनिक एरप्शन या ज्वालामुखी विस्फोट, दूसरा ऑप्शन है डिफॉरेस्टेशन या वनों की कटाई, तीसरा ऑप्शन है अर्बनाइजेशन या नगरीकरण या शहरीकरण, या फिर चौथा ऑप्शन है सोलर फ्लेयर्स या सौर ज्वालाएं। बताइए, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कौन सी हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करती हैं? देखिए, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज मतलब जो ह्यूमंस करते हैं, जो हम और आप मिलके जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन बढ़ रहा है। देख रहे हो ना, अब दिन पर दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, सर्दियां कम होती जा रही हैं, ये वैश्विक तापन का ही एक रिजल्टेंट है।
तो इनमें से कौन-सा वो एक्टिविटी है जो कि वैश्विक तापन के लिए ज़िम्मेदार है, जिसमें हमारा रोल होता है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए मल्टीपल इसके आंसर्स हो सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें वोल्केनिक इरप्शन की या ज्वालामुखी विस्फोट की, ये बिल्कुल भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है। ये नेचुरल एक्टिविटी होती है ना? और ये नेचर द्वारा की जाती है, तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है वोल्केनिक इरप्शन में, और इसलिए ये तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, है ना? तो ये नहीं हो सकता है। डिफॉरेस्टेशन, बिल्कुल वनों की कटाई जो है, इसमें ह्यूमन्स का बहुत बड़ा रोल है। हम और आप जो है मिलके क्या कर रहे हैं, अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वनों को काटते हैं, जिससे कि कार्बन अवशोषण करने की जो हमारी क्षमता है पृथ्वी की, वो कम हो रही है, और इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वैश्विक तापन बढ़ रहा है। तो ये तो बिल्कुल सही होगा ही होगा, है ना? इसके अलावा अर्बनाइजेशन, शहरीकरण कौन करता है? शहरीकरण जानवर तो करते नहीं हैं, पेड़-पौधे तो करते नहीं, हम और आप करते हैं। शहरों को बढ़ा रहे हैं, है ना? वनों को कम कर रहे हैं। तो इसमें भी ह्यूमन एक्टिविटी है, ये भी होगा, यानी वनों की कटाई और नगरीकरण। सोलर फ्लेयर जो है ना, ये नेचुरल फेनोमेना होता है, और ये जो है बिल्कुल भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होता है। सौर्य यानी सूर्य से आने वाली ये फ्लेयर्स होते हैं, तो नेचुरल फेनोमेना है ये, इसमें भी ह्यूमन्स का रोल नहीं होता है, इसलिए ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। 2 एंड 3 आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 2 और 3, और मैं आशा करता हूँ इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया होगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ। विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेट टू एजुकेशन इन इंडिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, और आज के सारे प्रश्न जो है आपको अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि इस टाइप के ही प्रश्न एनटीए पूछता है, और मैं लास्ट में इसी टाइप के क्वेश्चन अब कराने वाला हूं आपको, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट जब आप करोगे तभी आपको जो है वहां भी जाके वो चीजें करने में अच्छा लगेगा, आप सही कर पाओगे। भारत में शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन से हैं? पहला ऑप्शन है आर्टिकल 45 या अनुच्छेद 45, दूसरा ऑप्शन आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21 से, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 350A या अनुच्छेद 350A, और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360। क्या होगा इसका सही उत्तर? क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर क्या होगा? मल्टीपल करेक्ट है, इसलिए इसमें से एक से अधिक भी सही हो सकते हैं, तो आप उसके हिसाब से नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर मेंशन कर दीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को अभी का अभी लाइक कर दीजिए। वीडियो के हाफ वे तक हम पहुंच चुके हैं, और आप सभी डेली जुड़ा करिए इन सेशन से। हाँ, एक और चीज़ बता दूं, 5 बजे जो है मैम का सेशन होता है, डेली होने वाला है अब मैराथन सेशन, उसमें ज़रूर जुड़ा करिए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा फर्स्ट डे, और आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग डेली जुड़ेंगे और उन सेशंस का जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाएँगे, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस मैं वहाँ रेडी कर रहा हूँ, उस कंटेंट जो है मैं रेडी कर रहा हूँ, मैम जो है वो आपको पढ़ाएँगी, है ना? तो बहुत अच्छे तरीके से आप वहाँ पर अपनी तैयारी कर सकते हैं फॉर पेपर 2 एजुकेशन। तो देखिए, आर्टिकल 45 के बारे में अगर हम बात करें ना, तो आर्टिकल 45 बात करता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ईसीसीई, और ईसीसी के बारे में एनईपी में भी बात हुआ है, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें भी बात ही हुआ है ईसीसी में, जिसमें 5+3+3+4 जो सिस्टम है ना, इसमें जो 5 है, इसमें आपको आंगनबाड़ी और इसके बाद से फर्स्ट और सेकंड ग्रेड, तो आंगनबाड़ी वाला जो है ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में आता है, ईसीसी। ये आर्टिकल 45 में इसके बारे में बात होता है ना? तो ये जो है बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोविजन है, इसलिए ये इसका सही उत्तर होगा। आर्टिकल 21A देखें तो ये फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में बात करता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, है ना? ये आरटीई 2009 में भी इसके बारे में बात हुआ है, राइट टू एजुकेशन 2009 में, और ये बात करता है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए बिल्कुल ही मुफ्त शिक्षा हो, है ना? और अनिवार्य शिक्षा, फिर ये भी होगा। आर्टिकल 350A जो है ना, ये इंश्योर करता है कि एजुकेशन जो है ना वो मदर टंग में किया जाए, यानी मातृभाषा में जो है पढ़ाया जाए, एजुकेट किया जाए, कम से कम प्राइमरी स्तर पे तो ऐसा ही हो। और ख़ास तौर से लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जिनकी हैं, जिनकी भाषा जो है ना इसमें बोलने वाले लोग कम हैं, उनको कम से कम हम मदर टंग में पढ़ाने की कोशिश करें, तो 350A भी एक एजुकेशनल प्रोविज़न है। अच्छा, आर्टिकल 360 जो होगा, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी से डील करता है। वित्तीय अगर कोई आपातकाल आ जाए, फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए, उससे ये डील करता है, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। 1, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 ऑप्शंस के करेक्ट आंसर हो जाएँगे, और मैं आशा करता हूँ इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो, और एक-एक आर्टिकल आपको समझ में आ गया हो, कौन सा आर्टिकल एजुकेशन से रिलेटेड है। अब हम बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लग रहे हों। अगर आपको अच्छा लग रहा है, नीचे फीडबैक ज़रूर दिया करिए कमेंट सेक्शन में, और आप जो है ना वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। अगर आप एक फ़ोकस्ड ग्रुप में जॉइन होना चाहते हैं, जहाँ पर बिल्कुल ही अच्छे तरीके से हम डिस्कशन करना चाहते हैं, तो एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है हमारा, जिसमें ज़्यादा मेंबर्स नहीं हैं, और वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम जो है ये आपस में डिस्कस करते हैं। कोई भी क्वेश्चन होता है तो वहाँ पर स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैं उसका जवाब देता हूँ। ऐसे ग्रुप में अगर जॉइन करना चाहते हैं, नीचे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको लिंक दे दिया जाएगा। कमेंट आके वापस चेक किया करिए, लिंक के थ्रू जॉइन कर लिया करिए।
छठा प्रश्न टीचिंग एप्टीट्यूड का है। आइडेंटिफाई द टीचिंग स्ट्रेटजी सुटेबल फॉर एड्रेसिंग डाइवर्स लर्निंग नीड्स। विविध अधिगम आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शिक्षण रणनीतियों की पहचान करें। पहला ऑप्शन है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन या विभेदित निर्देश। दूसरा ऑप्शन है पीयर ट्यूटरिंग या सहकर्मी शिक्षण। तीसरा ऑप्शन है रोट लर्निंग या रटने की शिक्षा, या फिर चौथा ऑप्शन है स्कैफोल्डिंग या सहारा देना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। वो टीचिंग स्ट्रेटजीज आपको पहचान करनी है जो कि डाइवर्स लर्निंग नीड्स या विविध जो जरूरत होती हैं, अधिगम की आवश्यकताएं होती हैं, उनको पूरा करने में सक्षम हो। बताइए जो इसका सही उत्तर होगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है तो इसके एक से अधिक जवाब भी हो सकते हैं, तो वो मैं आशा करता हूं कि आप समझ के नीचे कमेंट करेंगे। देखिए अगर हम फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, तो ये इसका मतलब ये होता है ना कि विभेदित निर्देश, मतलब आप बच्चों के हिसाब से, उनके ज़रूरतों के हिसाब से, जो आपके स्टूडेंट जो शिक्षार्थी हैं उनके हिसाब से कंटेंट को आप अडॉप्ट करते हैं, मेथड्स या विधियों को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि उनके नीड्स जो है ना वो काफ़ी वेरिड होते हैं स्टूडेंट्स नीड्स, और उन वेरिड नीड्स को जो है ना आप पूरा करना चाहते हैं। तो इसलिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का सही उत्तर हो जाएगा, ये तो होगा ही होगा। पीयर ट्यूटरिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग से क्या होता है, पीयर ट्यूटरिंग से कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रमोट होता है और उससे ट्यूटर और लर्नर दोनों को ही जो है ना फायदा मिलता है, बेनिफिट मिलता है। तो यानी कि पीयर ट्यूटरिंग भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि डाइवर्स लर्निंग नीड्स को पूरा किया जा सकता है, विविध जो अधिगम की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, इसलिए ये भी इसका करेक्ट होगा। रूट लर्निंग, देखिए रूट लर्निंग कभी भी सही नहीं होगा अगर आप डाइवर्स लर्निंग नीड्स को पूरा करना चाहें। रटने की शिक्षा कभी भी एक अच्छी शिक्षा नहीं मानी जाती है, इसलिए ये नहीं होगा। स्कैफोल्डिंग, देखिए स्कैफोल्डिंग भी सही होगा क्योंकि टेम्पोरेरी सपोर्ट अगर आप लर्नर को देते हो तो ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है ना उनको आप स्वायत्तता की तरफ ले जा सकते हो, ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता की तरफ ले जा सकते हो, वो खुद से स्वतंत्र से पढ़ने लगेंगे। तो स्कैफोल्डिंग भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसलिए 1, 2 और 4 ये 1, 2 और 4 ये तीन ऑप्शन जो है ना इसके सही उत्तर होंगे, और ये टीचिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल सूटेबल होंगी डाइवर्स लर्निंग नीड्स को एड्रेस करने के लिए। तो 1, 2 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम सातवें प्रश्न की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन जो है रिसर्च एप्टीट्यूड्स है। इफ अ रिसर्चर वांट्स टू जनरलाइज फाइंडिंग्स टू अ लार्ज पॉपुलेशन, व्हिच सैम्पलिंग टेक्निक शुड दे अवॉइड। यदि एक शोधकर्ता निष्कर्षों को बड़ी आबादी पर लागू करना चाहता है तो उसे कौन सी सैम्पलिंग तकनीक से बचना चाहिए। पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सरल यादृच्छिक सैम्पलिंग, या फिर दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, स्तरीकृत सैम्पलिंग, तीसरा ऑप्शन है परपजीव सैम्पलिंग उद्देश्यपूर्ण सैम्पलिंग, या फिर चौथा ऑप्शन है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग व्यवस्थित सैम्पलिंग। बताइए अगर आप जनरलाइज करना चाहते हैं फाइंडिंग्स को एक लार्ज पॉपुलेशन पे तो कौन से सैम्पलिंग टेक्निक को अवॉइड करना चाहोगे आप। आपका जो भी उत्तर होगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है और इसलिए आप जो है ना मेंशन करिए नीचे आपका उत्तर क्या है। देखिए अगर हम पहले ऑप्शन के बारे में बात करें तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को हम यूज़ ही करते हैं क्योंकि हम जनरलाइज करना चाहते हैं। अगर एक बड़े पॉपुलेशन पे आप जनरलाइज करना चाहते हो ना तो रैंडम सिलेक्शन के थ्रू, आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं, इसमें रैंडम सिलेक्शन होता है, इसलिए ये तो इसका सही उत्तर होगा। और कह रहा है अवॉइड करना, तो अवॉइड इसको नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि जनरलाइज करें फाइंडिंग को तो इसको अवॉइड नहीं करना। अवॉइड मतलब इसको जो है ना इससे बचना चाहिए नहीं, बल्कि इसी का इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसलिए ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या करते हो आप सब ग्रुप्स बनाते हो, अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते हो और उसके बेसिस पे फिर आप जो है सैंपल्स कलेक्ट करते हो, तो ये भी जनरलाइज करना ही होता है, लेकिन एक फोकस्ड जनरलाइजेशन यहाँ पर होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। पर्पजीव सैंपलिंग में रिसर्चर के जजमेंट के ऊपर जो है सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। रिसर्चर का क्या जजमेंट है, क्या सोच रहे हैं उसके ऊपर, है ना। इससे सैंपल्स जो है वो बायस्ड हो सकते हैं, तो जनरलाइज़ तो आप कर ही नहीं सकते हो इसको, है ना। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि कह रहा है कि कौन से सैंपलिंग टेक्निक को अवॉइड करोगे, जनरलाइज़ करना चाहते हो अगर फाइंडिंग को लार्ज पॉपुलेशन पे तो पर्पजीव सैंपलिंग आप लार्ज पॉपुलेशन पे इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हो, इसलिए यही इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा है। सिस्टमैटिक सैंपलिंग के बारे में बात करें तो इसमें हर nth इंडिविजुअल को आप सेलेक्ट करते हैं। यानी मान लीजिए कि अगर 100 लोग हैं तो हर आपने डिसाइड किया कि मैं 10वें लोग को सेलेक्ट करूँगा, तो 10 फिर 20 फिर 30वें लोग फिर 40वें लोग, यानी एक-एक करके आप तो nth पर्सन को आप सेलेक्ट करते हैं। तो ये भी जनरलाइजेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा क्योंकि अवॉइड करने वाला यानी कि जो गलत है वो पूछ रहा है, और थर्ड वाला ऑप्शन उद्देश्यपूर्ण सैंपलिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा है ना? तो आई होप कि ये क्वेश्चन का भी सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। कम्युनिकेशन का ये क्वेश्चन है, विच फैक्टर्स अफेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। कक्षा संचार की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं।
पहला ऑप्शन है टीचर्स टोन एंड बॉडी लैंग्वेज, शिक्षक की आवाज और शारीरिक भाषा। दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज, छात्रों का पूर्व ज्ञान। तीसरा ऑप्शन है नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शंस इन द क्लासरूम, कक्षा में शोर और बाधाएं। या फिर चौथा ऑप्शन है द प्रेजेंस ऑफ डिजिटल टूल्स, डिजिटल उपकरणों की उपस्थिति। बताइए कि कौन से वो फैक्टर्स हैं ना जो अफेक्ट करते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन के इफेक्टिवनेस को, उसकी प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। और प्रभावित जो है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से कर सकते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ना एक से अधिक ऑप्शन भी सही हो सकता है, उसके हिसाब से आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो है इसका आंसर दीजिएगा, है ना। अगर मैं पहले ऑप्शन के बारे में बात करूँ, टीचर का टोन और बॉडी लैंग्वेज, मैं कैसे बात करता हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मान लीजिए कि मैं आ रहा हूँ और उधर से ऊँघते हुए आ रहा हूँ, मुझे एकदम नींद आ रही है, ऐसे नींद में एकदम पड़ा हुआ हूँ, तो बच्चे क्या सीखेंगे इससे? हाँ, मेरा बॉडी लैंग्वेज अगर सही नहीं है तो क्या उनसे सीखेंगे? स्टूडेंट के एंगेजमेंट और क्लैरिटी के इसके ऊपर बहुत डिपेंड करती है कि टीचर कितना जो है अच्छे तरीके से उनका बॉडी लैंग्वेज है, कितने अच्छे तरीके से वो बातचीत कर रहे हैं। तो इसलिए ये कह रहा है कि कौन-सा इफ़ेक्ट करेगा, तो ये तो बिल्कुल इफ़ेक्ट करेगा, है ना? स्टूडेंट्स का प्रायर नॉलेज, देखिए छात्र पहले से क्या जानते हैं, अगर आपको पता होगा एज अ टीचर तो आप ज़्यादा बेहतर पढ़ा पाएंगे, उनको अगर अच्छे से पता होगा तो ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन आप कर पाएंगे। तो ये भी बिल्कुल, ये भी जो है अफेक्ट करता है। नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शन इन द क्लासरूम, अगर आपके कक्षा में शोर होगा, आपके कक्षा में बाधा आएगी, डिस्ट्रैक्शंस होंगे, तो उससे भी आपकी जो प्रभावशीलता है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगी, खराब हो जाएगी, तो ये भी अफेक्ट करता है, तो ये भी होगा। द प्रेजेंस ऑफ डिजिटल टूल, देखिए डिजिटल उपकरण अगर उपलब्ध होंगे तो आप ज़्यादा आसानी से उनका इस्तेमाल करके और पढ़ा पाएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आप उनके अलग-अलग मल्टीपल सेंसेस का इस्तेमाल कर पाएँगे। जैसे वो सुन भी सकते हैं, वो देख भी सकते हैं, तो हियरिंग, सीइंग, ये कई चीज़ें आप इस्तेमाल करके उनको पढ़ा सकेंगे, इसलिए ये भी होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, ऑल ऑफ द अबव, है ना? सारे ही ये इफेक्टिवनेस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं और इसलिए यही इसका सही उत्तर होगा 1, 2, 3, 4। शिक्षक की आवाज़ और शारीरिक भाषा, छात्रों का पूर्व ज्ञान, कक्षा में शोर और बाधाएँ और डिजिटल उपकरणों की उपस्थिति। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। वीडियो को यहाँ तक अगर आपने देख लिया है और अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है वीडियो, तो डेली इन सेशन से ज़रूर जुड़ा करिए। 12:15 बजे, 12:15 पे दोपहर में ये सेशंस होते हैं, है ना? संडे ऑफ होता है और ये सेशंस जो है ना, ये आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इतने अच्छे तरीके से एक-एक ऑप्शन समझाते हुए, शायद ही कोई है यूट्यूब पे जो आपको ये करा रहा होगा, है ना? तो आप बिल्कुल इन सेशन से जुड़िए और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ रात को 10 बजे आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाते हैं। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का अगला हमारा प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही तरीके से मेल खाता है? यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट, प्रोटोकॉल, कन्वेंशन, समिट दिए हुए हैं और उनके सामने दिया हुआ है उनकी किससे वो रिलेटेड हैं। तो इनमें से कौन सा सही मैच है, सही तरीके से मैच है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, ओजोन लेयर डिप्लीशन। दूसरा ऑप्शन है पेरिस एग्रीमेंट या पेरिस समझौता, जलवायु परिवर्तन शमन या क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। तीसरा ऑप्शन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या इसके सामने लिखा हुआ है ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन, ग्रीन हाउस गैसों में कमी। या फिर चौथा ऑप्शन है रामसर कन्वेंशन, इसके सामने लिखा हुआ है वेट लैंड कंजर्वेशन, आर्द्र भूमि संरक्षण। बताइए कौन से इनमें से सही तरीके से मैच है? जो भी इसका सही उत्तर होगा नीचे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए कि कौन से सही मैच हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिख के सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो ये लिखा है ओजोन लेयर डिप्लीशन, लेकिन आपको पता होना चाहिए, मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन लेयर डिप्लीशन से नहीं बल्कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को टारगेट करता है। जहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल में जो है ना डेवलप्ड कंट्रीज के लिए बाध्यकारी इन्होंने लक्ष्य दिया हुआ था, यानी कि बाइंडिंग टारगेट्स जिसको हम कहते हैं वो दिया हुआ था और इसीलिए बहुत सारे देश जो है ना इस प्रोटोकॉल से बाहर हो गए थे, जैसे यूएसए जैसी कंट्रीज ने छोड़ दिया था और बाद में इसी के सक्सेसर के रूप में पेरिस एग्रीमेंट आया था। तो पेरिस एग्रीमेंट का फोकस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पे था, यानी जलवायु परिवर्तन पे, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, लेकिन दूसरा ऑप्शन सही है। पेरिस एग्रीमेंट बिल्कुल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए, जलवायु परिवर्तन से हम कैसे निपटे इसके बारे में था। 2015 में आया था पेरिस एग्रीमेंट और ये जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है ये 1997 में आया था, ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सामने भी ये गलत मैच है, ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन नहीं बल्कि ओजोन लेयर डिप्लीशन से ये रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल माना जाता है। ओजोन लेयर का क्षरण जो है वो हो रहा था और उसको रोकने के लिए ये बनाया गया था, जिसमें हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे फोकस करते थे, है ना। और ये जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कंट्रोल करने में सक्षम भी रहा और इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि ये ओजोन लेयर से रिलेटेड था। और वही रामसर कन्वेंशन जो है ना ये वेटलैंड कंजर्वेशन से ही इसका मतलब है, यानी रामसर कन्वेंशन में
हम कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ के बारे में बात करते हैं, वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि की, है ना? इसके साथ-साथ अभी आपको मैं एक छोटा-सा क्वेश्चन देता हूँ जो कि नीचे कमेंट सेक्शन में सबका आंसर चाहता हूँ कि कितने रामसर साइट्स इंडिया में हैं टोटल, बताना है आपको। टोटल रामसर साइट्स इन इंडिया करंटली अभी, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, तो अभी कितने हैं ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। गूगल सर्च करके बताइए जैसे भी, ताकि आप इससे आपको याद भी हो जाएगा और बहुत लोग जो है कमेंट में पढ़ेंगे तो उन वो भी देख पाएँगे कि हाँ, कितने हैं। तो लिख दीजिएगा टोटल रामसर साइट्स और अभी का टाइम लिख दीजिएगा और इसके बाद से मतलब डेट क्या है और फिर कितने हैं वो लिख दीजिएगा। तो पेरिस एग्रीमेंट का सही मैच है, रामसर कन्वेंशन का सही मैच है, यानी 2 एंड 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, है ना? अब हम आ चुके हैं अपने आखिरी प्रश्न पर। वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप सभी बहुत फोकस्ड हैं और आप सभी जो है ऐसे ही फोकस होके आगे भी ये वीडियोस देखते रहिए और साथ ही साथ अपने तैयारी को और मजबूत बनाते रहिए। जो भी हमारे बैचेस में एनरोल्ड हैं वहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से हम तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। अभी 1-2 दिन से थोड़ा-सा शेड्यूल गड़बड़ है, लेकिन स्टार्ट हो रहा है अब फिर वापस से। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आप दे देंगे क्वेश्चन नंबर 10 लिख के, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट एनईपी 2020? निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में सही है? पहला ऑप्शन है एम्फेसिस ऑन मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, बहुविषयक शिक्षा पर जोर। दूसरा ऑप्शन है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल का सार्वभौमिकरण। तीसरा ऑप्शन है रिडक्शन ऑफ स्कूल करिकुलम टू कोर एसेंशियल्स, स्कूली पाठ्यक्रम को मूल अनिवार्यताओं तक सीमित करना। और चौथा ऑप्शन है मैंडेटरी वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 9 ऑनवर्ड्स, यानी कक्षा 9 से अनिवार्य व्यावसायिक शिक्षा। बताइए इसमें से कौन से सही उत्तर है? कौन से मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें से मल्टीपल करेक्ट है ना? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। मैं एक-एक ऑप्शन डिस्कस करता हूँ आपके साथ। पहला ऑप्शन है एम्फेसिस ऑन मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, बहुविषयक शिक्षा पर जोर। एनईपी जो है ना ये प्रमोट करता है एक हॉलिस्टिक एजुकेशन को, सार्वभौमिकरण, शिक्षा का सार्वभौमिकरण के बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं कि अलग-अलग सेंसेस जो स्टूडेंट्स के हैं वो डेवलप, और इसलिए मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन का मतलब हो गया कि हॉलिस्टिक अप्रोच हो, अलग-अलग सब्जेक्ट्स भी आप जो है एक साथ पढ़ सकें, अलग-अलग डिसिप्लिन्स में आप पढ़ सकें। आप मैथ्स के विद्यार्थी हो गए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं फिलॉसफी तो वो भी आप पढ़ सकें, है ना? तो ये आपको ऑप्शन देता है एनईपी 2020 और इसलिए ये तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? ट्रू पूछा है ना, तो ये हो जाएगा। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी आपको प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल का सार्वभौमिकरण करना है। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर ये कह ही रहा है, क्योंकि ईसीसी के बारे में यहाँ पे बात होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसमें एम है हमारा कि सबको जो है ना क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए बहुत ही अर्ली लाइफ में ही, जितने भी बच्चे हों उनको। तो इसलिए ये भी सही है एनईपी 2020 के बारे में। रिडक्शन ऑफ स्कूल करिकुलम टू कोर एसेंशियल्स, बिल्कुल ये भी सही है। देखिए स्कूली पाठ्यक्रम को मूल अनिवार्यताओं तक सीमित करना है ना? फोकस एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकल नॉलेज पे होना चाहिए, है ना? करिकुलम का। और ये कह रहा है मैंडेटरी वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 9 ऑनवर्ड्स, कक्षा 9 से अनिवार्य व्यावसायिक शिक्षा, ये इसका गलत हो जाएगा। देखिए वोकेशनल एजुकेशन जो है ना वो पहली चीज़ तो मैंडेटरी नहीं किया गया है, इसको एनकरेज ज़रूर किया जा रहा है ना? और दूसरी चीज़ कि क्लास 9 से नहीं बल्कि क्लास 5th ऑनवर्ड से ही, क्लास 5 से ही। तो वोकेशनल एजुकेशन हम 5वीं कक्षा से ही उसको प्रमोट करने की बात करते हैं, लेकिन मैंडेटरी नहीं, ऐसा नहीं है कि अनिवार्य कर दिया आपने, ये नहीं है। तो इसलिए ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। 1, 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया हो, है ना? यहाँ पर आंसर की पूरा मेंशन किया हुआ है मैंने, और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा हमारे ज्ञानस्थली के टेलीग्राम चैनल पर रात को 10 बजे। वहाँ से आप जो है ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पीडीएफ इकट्ठा करके रखिए, बाद में आपको बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।